नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता का फाइनल में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर विधानसभा उपचुनाव का संग्राम। अनादि टीवी की टीम ग्वालियर पहुंची है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटों पर चुनाव होना है। 3 नवंबर को चुनाव होना है। विधानसभा उपचुनाव के समर में अनादि टीवी की टीम ने जनता से बात की और जाना जनता किन मुद्दों पर वोट करना चाहती है, क्या है जनता का मिजाज, क्या है वहां का मूड। साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। जाहिर सी बात है 16 सीटें हैं, काफी अहम है। सत्ता के लिहाज से ये सीटें काफी अहम है क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग में और ये सीटें ही जो है पार्टी का भाग्य तय करने वाली हैं। काफी अहम है ये सीटें और साथ ही जो है ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। सबसे ज्यादा सीटें हैं तो दोनों ही पार्टियों का फोकस इन 16 सीटों पर सबसे ज्यादा है। तो अनादि टीवी की टीम पहुंची है ग्वालियर, वहां जनता से बात की है, जनता का रुख, जनता का मिजाज, जनता का मूड जाना है। और इसी खबर पर सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, उपचुनाव होना है 3 नवंबर को, काफी कम समय रह गया है और सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में और सत्ता के लिहाज से ये सीटें काफी अहम है। क्या है वहां की जनता का मूड, किन मुद्दों पर जनता वोट करने जा रही है? मनीष, नाश्ता करिए तो बिल्कुल पूनम, चुनाव होने हैं 28 विधानसभा सीटों पर और सबसे ज़्यादा जो विशेष बात है चुनावों की, कोरोना संक्रमण के दौरान जो चुनाव है, चुनाव का तरीका भी बदल गया है। और आमतौर पर जिस तरीके से हम देखते थे कि प्रत्याशी जनता के बीच में जाते थे, लेकिन थोड़ी सी सावधानी ज़रूर यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में हमको आए हुए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। 3 से 4 सीटों पर अनादि परिवार की टीम पहुंच भी चुकी है, लोगों से बात भी की है, प्रत्याशियों से बात भी की है। तो हम अपने संपादक प्रदीप भटनागर जी से बात करेंगे। सर, 24 घंटे से ज़्यादा हमें ग्वालियर में हो चुके हैं, हम भिंड की कुछ सीटों पर भी गए, क्या कहती हैं ये सीटें? देखिए, मुझे लगता है कि भिंड जिले में गोहद और मेहगांव 2 सीटें हैं और गोहद के अंदर पहले लाल सिंह आर्य यहाँ से वो रहे थे, जो शिवराज सरकार में मंत्री थे, लेकिन अब वो हार गए थे चुनाव। अभी हाल ही में बीजेपी ने उन्हें सह संगठन किसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो भी शायद अब आज या कल से गोहद में सक्रिय होंगे, ऐसी खबर थी। लेकिन कल वहाँ पे गोहद में फूल सिंह बरैया ने कांग्रेस के लिए सभा की थी और मुझे लगता है कि जो फूल सिंह बरैया खुद भी गोहद के अंदर एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, गोहद में फूल सिंह बरैया का भी प्रभाव है या मुझे लगता है कि कांग्रेस रणनीतिक तौर पर फूल सिंह बरैया को दलित क्षेत्रों के अंदर भेज के प्रचार करवा रही, क्योंकि कांग्रेस के पास वैसे भी चेहरे का अभाव है, कमलनाथ के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं है। लेकिन एक वर्ग विशेष में फूल सिंह बरैया का असर है, उस असर को भुनाने के लिए हमने देखा था कि कल गोहद के अंदर, चूंकि वो तो भांडेर से चुनाव लड़ रहे हैं फूल सिंह बरैया कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन वो कल गोहद में कांग्रेस उम्मीदवार के प्रचार के लिए मौजूद थे। तो वैभव, एक बड़ी वैसी बात है। दूसरी बात, हम सीट पे गए थे मेहगांव सीट पर, तो मेहगांव में कल से हेमंत कटारे ने प्रचार चालू किया है और वहां पर आम लोगों की आम तौर पे एक राय है कि वो नए हैं और उनका क्षेत्र में कोई ऐसा हार व्यवहार नहीं है। ऐसा हमें एक बुजुर्ग सज्जन ने बताया भी था कि हेमंत नया लड़का है, अच्छा लड़का है, लेकिन उसका यहाँ पर व्यवहार नहीं है। और ओपीएस भदौरिया जो बीजेपी के उम्मीदवार है, जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, उनका व्यवहार बातचीत वहाँ पे लोगों से अच्छी है, ऐसी भी उन्होंने रिपोर्ट दी। तो हेमंत कटारे कल अपनी माता जी के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, मेहगांव प्रॉपर में सम्मेलन करके फिर वो अलग अलग क्षेत्रों में भी गए थे और हर जगह अपनी माता जी को साथ में लेके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सत्यदेव कटारे या हेमंत कटारे भिंड जिले के ही अटेर सीट से जो है चुनाव लड़ते रहे हैं। पहली बार उनके लिए सीट बदली गई है, लेकिन हमें ये भी सुनने को मिला कि अगर चौधरी राकेश सिंह खड़े होते मेहगांव में तो निश्चित तौर पे ओपी भदौरिया को बहुत कठिनाई होती। दूसरी बात ये, जो क्षेत्र हैं दोनों भिंड के, दोनों जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, यहाँ पर ब्राह्मणों की तादाद भी ज़्यादा है, ठाकुरों की तादाद भी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि जो एक जातिगत गणित होता है
उस गणित के आधार पर चुनाव का मेन फोकस रहता है। बहुत ज़्यादा मुद्दे यहाँ पे वैसे असर नहीं करते हैं। क्षेत्र में हमने देखा था कल हम पोरसा तक गए थे, अम्बा सीट पर भी गए थे और हमने रास्ते में भीड़ों में देखा था बड़ी अच्छी सड़कें हैं, भीड़ों को काट के खेत में तब्दील कर रहे हैं लोग। तो बड़े अलग अलग तरह के क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। हर जगह आपको गांव देहात में बहुत अंदर तक अच्छी सड़कें मौजूद थी। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी कहीं पानी की समस्या है, कहीं किसी और तरह की समस्या है, लेकिन वो सब चीज़ें जो है इस चुनाव के अंदर, चूंकि ये चुनाव निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से हटकर उम्मीदवारों पर ज़्यादा केंद्रित होगा। सर मेरा सवाल है कि बीहड़ अब खत्म हो रहे हैं, जो ग्वालियर चंबल संभाग की पहचान थी, उन बीहड़ों को समतल करके वहाँ पर खेती की जा रही है। तो यहाँ का किसान समृद्ध है, चाहे उच्च वर्ग की बात की जाए चाहे निम्न वर्ग की बात की जाए, पहचान भी बदलने लगी है। इसके साथ ही हम जब गोहद पहुँचे तो गोहद की जो मुख्य समस्या थी वो पानी और रोजगार की थी। जब हम चाय भी पी रहे थे वहाँ का जो टी स्टॉल है, तो वो यही कह रहे थे कि सरकारें बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, पानी की समस्या दूर नहीं हो पाई। हाँ, निश्चित तौर पे जबकि हमने गोहद में देखा था एक बहुत बड़ा तालाब वहाँ पे मौजूद था, डैम था शायद, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे पानी की समस्या है। फिर दूसरी बात जो कि पानी जो उपलब्ध है वो खारा पानी है, तो वो एक बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा हमने जैसे आप जो बोल रहे थे कि बीहड़ खत्म हो रहा है, वो पहचान तो चंबल की जरूर थी, लेकिन उस बीहड़ के कारण जो समस्याएं थी, कई सामाजिक समस्याएं थी, डकैती की समस्याएं थी, उन पर काफ़ी हद तक पिछले सालों में काबू हुआ है। और बीहड़ की ज़मीन का कोई इस्तेमाल नहीं होता था, वो एक तरह से ज़मीन का कटाव है, लेकिन हमने देखा वहाँ पर कि लोग उसको खेत में तब्दील कर रहे हैं और खेतों में पानी भी जा रहा है वहाँ पर। तो मतलब पानी की व्यवस्था भिंड के अंदर हमने उस एरिया में देखी जहाँ पर उनको समतल किया जा रहा है बीहड़ को, और काफ़ी दूर दूर तक हमने देखा। जब हम भिंड के लिए यहाँ से रवाना हुए तो कई जगह हमें लंबे समय तक बीहड़ के दर्शन नहीं हुए, जो कि मतलब वहाँ की पहचान है जैसा आपने कहा। तो हमें कई जगह उसके दर्शन नहीं हुए, और बहुत अंदर जाने के बाद वो अम्बा पोरसा के पास जाके हमें बीहड़ देखने को मिले थे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। लोग अभी हाल बहुत ज़्यादा खुल के बोलते नहीं है, या बोलते हैं तो जातिगत समीकरणों के आधार पर उम्मीदवारों का समर्थन या विरोध करते हैं। लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव है कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। कल हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफ़ी लंबा तीनों क्षेत्रों के अंदर। आपसे सवाल है कि हम ग्वालियर से पोरसा तक सिंधिया के पीछे गए, सिंधिया ऐसे छोटे छोटे गाँव में पहुँचे, कुछ ही कार्यकर्ता थे जिनका सम्मान कर रहे थे, और उसके बाद वो अम्बा पहुँचते हैं तो सिंधिया अंचलों में जाकर अपने प्रत्याशियों की मदद करने के लिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ी बात है। वो सड़क मार्ग से ही पूरे उन्होंने चुनावी दौरा किया, जगह जगह लोगों से मिले। तो एक माहौल बनाने का जो प्रयास होता है विभव, आप उसे उस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो उनके साथ कांग्रेस से लोग आए हैं, उनका और बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनके बीच में अभी थोड़ा सा हमें अंतर देखने को मिल रहा है। तो वो सब चीज़ों को एक जाही करना हमने देखा। यहाँ पे वीडी शर्मा भी बराबर घूम रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी बराबर यहाँ पर है, प्रभात झा भी यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी ने अपने सारे बड़े नेताओं को उतारा, और दूसरी तरफ से कांग्रेस से चूंकि सिंधिया सबसे बड़े नेता थे, तो ये सिंधिया का दायित्व है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को दो। अभी हाल कांग्रेस और बीजेपी इस चुनाव के अंदर काफी समय पे, मतलब हमने देखा कि कल हम जब गोहद गए थे तो हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पे मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया जी की बहुत बड़ी सभा हो चुकी है। और कल फूल सिंह बरैया की जो सभा थी उसमें उतने लोग नहीं थे। निश्चित तौर पर फूल सिंह बरैया अकेले वहाँ पर मौजूद थे, काफी प्रभावी भाषण उन्होंने दिया। उनका जो विवादित वीडियो आया उस पर उन्होंने लोगों को वहाँ सफाई दी, और हमेशा उनके साथ खड़े रहने का वादा किया। जो कांग्रेस के उम्मीदवार है मेवाराम जाटव, उनके पक्ष में उन्होंने बोला, और उन्होंने एक ये भी बोला, कार्यकर्ताओं को ये भी समझाया कि ये आपका सब काम करेगा। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि मेहगांव सीट पर हेमंत कटारे को टिकट दिया गया, चौधरी राकेश सिंह दावेदारी कर रहे थे, और जब सभा को संबोधित कर रहे थे हेमंत कटारे तो कह रहे थे कि मैंने टिकट लेने से मना कर दिया था, लेकिन कमलनाथ कह रहे थे कि सर्वे में आपका नाम आया है इसलिए आपको टिकट दिया रहा है। तो केवल सर्वे में एक ही नाम आया, चौधरी राकेश सिंह, जबकि दावेदारी करने के लिए पहुंचे थे, मुलाकात की थी। देखिए वैभव, मुझे लगता है जो कांग्रेस के जो गुटी समीकरण है उसमें दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, ये सब चौधरी राकेश सिंह के विरोध में थे। चौधरी राकेश सिंह ने विधानसभा के दौरान 2013 में दल बदल किया था। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, अजय सिंह नेता प्रतिपक्ष थे, और उस समय चौधरी राकेश सिंह ने जो दल बदल किया था उसे शायद अजय सिंह आज भी भुला नहीं पाए, लिहाजा उनका बहुत सख्त विरोध था। हमने लोगों से बातचीत की तो वो बहुत
जाहिर तौर पे कह रहे थे कि चौधरी राकेश सिंह यदि उम्मीदवार होते हैं तो मुकाबला कठिन होता और चौधरी राकेश सिंह चुनाव जीत भी सकते थे। लेकिन अब ये कांग्रेस की वो है, अब हेमंत कटारे उनके पास एक दूसरा ऑप्शन था। उन्होंने राकेश शुक्ला को लेके भी कोशिश की थी जो बीजेपी से पहले विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो शायद उनकी कांग्रेस से कोई बात बनी नहीं, तो लिहाजा हेमंत कटारे के अलावा कोई और विकल्प इनके पास नहीं था। और हेमंत कटारे ने जैसा कहा कि उन्होंने मना किया था, तो हेमंत कटारे की इस क्षेत्र में कोई तैयारी भी नहीं है, उनका यहाँ पे आना जाना भी नहीं है, लेकिन वो कल गए हैं। और मुझे लगता है कि उनका जो दारोमदार है वो केवल ब्राह्मण मतदाताओं पर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभियान उनके साथ में हमने देखा कई जगह में। एक जगह एक बीजेपी में कोई नेता शामिल हुए थे, कौशलेंद्र तिवारी बीएसपी से आए हैं, हाँ, और उनके साथ काफ़ी सारे लोग थे, तो उनसे भी हमने बातचीत की थी। तो जातिगत समीकरण जो है बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और उसमें हेमंत कटारे या ओपीएस भदौरिया ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं, जो अच्छा मैनेज कर लेगा चुनाव वो यहाँ पर आराम से जीत सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल राइटर मनोज वर्मा जी भी हैं, उनसे बात भी करेंगे। मनोज जी, ग्वालियर में कमलनाथ के लिए बंगला ढूंढा जा रहा था ताकि वो चुनाव के समय ग्वालियर में रह सकें। बंगला तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन वॉर रूम की तैयारी भी थी, लेकिन ना तो वॉर रूम बना ना कमलनाथ आया। लेकिन बीजेपी ने ज़रूर अपने सेंटर्स को बना दिया। बड़े नेता चाहे तोमर की बात की जाए, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह यादव, और अभी जैसे आपने बताया कि मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी यहीं पर ग्वालियर में ठहरे हुए हैं। तो जिसको ज़रूरत थी उसने कम तैयारी की और बीजेपी ने अपनी तैयारी ऐसे की कि अब कांग्रेस को जवाब नहीं तैयारी कर देने के लिए। बिल्कुल वैभव, देखिए आप हम जैसे ग्वालियर में कल हम थे तो बीजेपी ने एक होटल को अपना एक मीडिया सेंटर बनाया। हमने भोपाल में भी देखा था, उन्होंने विधानसभा चुनाव में इस मीडिया सेंटर में कल हम जब पहुंचे तो नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे और एक कार्यकर्ता सम्मेलन वो कर रहे थे। मुश्किल से 100-125 कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन उसमें एक केंद्रीय मंत्री वो खुद थे, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, वो वहाँ मौजूद थे। इसके साथ ही जो मुन्ना लाल गोयल है वो प्रत्याशी वो मौजूद थे। बीजेपी के तमाम बड़े जो जिला अध्यक्ष हैं, जो नाराज नेता थे, वो सारे उस मंच पर मौजूद थे और वो युवा सम्मेलन का आयोजन कर रहे थे। हमने देखा प्रभात झा मोर्चा संभाले हुए हैं, बीडी शर्मा लगातार छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, कल भी कई जगह वो पहुंचे और मंडल स्तर तक ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेसियों के लिए जो चुनाव लड़ते रहे हैं, जो बीजेपी में अब आए हैं, तो उनको भी ये समझ में आ रहा होगा कि संगठन के साथ चुनाव लड़ना और खुद के दम पे चुनाव लड़ने में क्या अंतर है। हम देख रहे हैं कांग्रेस का भी, कल भी आपने कई प्रत्याशियों से मिले, कांग्रेस के जो विधायक हैं बाकी लोग वे अकेले के लड़ा रहे हैं। बीजेपी ने अपने 19 मंत्री, 25 सांसद और 117 में से 95 विधायकों की ड्यूटी इन 28 विधानसभा क्षेत्रों में लगाई है। तो आप देखिए कि मतलब उनकी तैयारी किस लेवल तक की है। दूसरी एक बड़ी बात है कि बीजेपी के साथ एक प्लस माइनस पॉइंट ये है कि 28 में से 13 सीटें ऐसी है, 7 सीटें वो हैं जिसमें डबरा भी शामिल है जो 57,000 वोट से कांग्रेस ने जीती थी, और आखिरी सीटें लगभग 20,000 की। तो ये 7 सीटें वो हैं जो बीजेपी हारी थी, लेकिन अब वो कैंडिडेट कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और बीजेपी से उम्मीदवार है। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि वो 7 सीटें ऐसी हैं जिनको वो आराम से जीत रही है। 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस 10,000 से लेके 500-300 वोटों तक जीती थी, जिसमें सबसे कम वोटों की सीट थी सुभाषरा की, हरदीप सिंह डंग की। ये सीटें बीजेपी के लिए इसलिए चुनौती है क्योंकि ये लोग भी अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। तो बीजेपी का फोकस इन्हीं सीटों पर, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को केवल 9 सीटें चाहिए आज की कंडीशन में। तो 9 सीटें तो उनको लग रहा है वो आराम से जीत जाएंगे, लेकिन उससे ऊपर जितनी सीटें वो जीतेंगे इस सरकार के स्थायित्व के लिए वो उतना अच्छा होगा। तो मेरा सवाल आपसे है कि कांग्रेस की ओर से क्या केवल प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही? क्योंकि जो बड़े नेताओं की बात की जाए, कमलनाथ को छोड़कर बाकी किसी भी, हम ग्वालियर चंबल संभाग में थे कल, बीजेपी के नेताओं की पूरी जानकारी मिल रही थी कि बीडी शर्मा भी यहीं पर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी यहीं पर हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो हमने पीछा भी किया, लेकिन कांग्रेस 19 मंत्री, 25 सांसद तो पूरे विधायक लगे। कांग्रेस के साथ दिक्कत है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जिनको ग्वालियर चंबल अंचल में मोर्चा संभालना था, अब ग्वालियर अंचल चंबल में आप देखिए डॉक्टर गोविंद सिंह बड़ा चेहरा है, इसके साथ ही जो और बड़े चेहरे थे वो मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं। सिंधिया के ऊपर हमले कर रहे हैं, आज भी जैसे के मिश्रा ने हमला किया, तो के मिश्रा एक प्रवक्ता थे पहले, और आज तो वो किसी पद पर भी नहीं है। अब उनके भरोसे यादव भी यहाँ पर नजर आते
तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। बिल्कुल, अरुण यादव को होना था, यहाँ पर डॉक्टर गोविंद सिंह को होना था, यहाँ अजय सिंह को आप ड्यूटी लगा सकते थे, दिग्विजय सिंह को पर्दे के पीछे लगा सकते थे, खुद कमलनाथ को यहाँ कैंप कर लेना था, क्योंकि 28 सीटों में से 16 तो इसी क्षेत्र में है और यहीं से वो ये मैसेज दे सकते थे अगर वो जीतते, ज़्यादा सीटें अगर वो जीत जाते, क्योंकि अब तो परिणाम जब आएगा, अभी तो वोटिंग में भी समय है, तो वो ये मैसेज दे सकते थे कि वो सर्वनाम नेता बन गए, महाकौशल से बाहर निकले और सिंधिया के गढ़ में जाकर उनको चुनौती दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसी पहल करते नजर आ नहीं रहे हैं। वो सर साइलेंट वे में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है ये पूरा, क्योंकि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता कहीं थे नहीं, बातचीत ज़रूर की जा रही है चुनाव को लेकर, कर्ज माफ़ी पर भी बात हो रही है, मिले जुले फीडबैक मिल रहे हैं, लेकिन बहुत शांति से चुनाव लड़ रहे हैं लोग। उसका दो कारण है मुझे लगता है, वो एक तो कोरोना का जो चक्कर है और दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जब सरकार गिरी थी मार्च में, तब से जिन लोगों ने बगावत की थी उनको ये पता था उनको टिकट चुनाव लड़ना है, वो 22 लोग थे, तो वो 22 लोग लगातार अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहे, लगातार वो पब्लिक से कनेक्ट करते रहे, उन्होंने उस क्षेत्र की जो समस्याएं थी उसको लेकर मुख्यमंत्री से घोषणाएं कराई, शिलान्यास कराए और कुछ एक योजनाओं का लोकार्पण भी हो गया, यानी उनको 6 महीने में इतना वक्त मिल गया कि उन्होंने पूरा क्षेत्र छान मारा। कांग्रेस के साथ ये हुआ कि कांग्रेस ने जो टिकट बांटे 28 में से वो 10 से 12 लोग वो थे जो दूसरे दलों से आए हैं, चाहे वो बीजेपी से अन्य दलों से आए हैं, तो वो एक जो बाहरी का मुद्दा था वो खत्म हो गया। और दूसरी एक बात है, वो लोग अब क्षेत्र को समझ रहे हैं। अब उसमें भी जैसे अभी जो भटनागर जी ने अभी बताया आपको कि मेहगांव सीट की हम बात करें, तो चौधरी राकेश सिंह, हम भी जब कल मेहगांव में थे तो कई सारे लोगों का कहना था कि उनकी काफ़ी अच्छी तैयारी थी, अगर वो मैदान में उतरते तो शायद वो कांग्रेस का पलड़ा भारी होता। हालांकि अभी कल भी शुरुआत हुई है चुनाव की, कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन यही स्थिति लगभग कांग्रेस के साथ सारे विधानसभा क्षेत्रों में। हम बदनावर की बात करें, उन्होंने एक युवा चेहरे का टिकट काटा, एक बुजुर्ग को मैदान में 3 सर्वे के बाद। बिल्कुल, और जब अगर आप कह रहे हैं कि सर्वे में, तो मेहगांव का तो सर्वे में तो शायद हेमंत कटारे का नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो अटेर से चुनाव लड़ते रहे, एक बार से जीते एक बार हारे भी हैं। और तो सर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमने देखा ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति को समझने की कोशिश की, यहाँ पर पार्टी विशेष नहीं, मुद्दे ज़्यादा हावी हो रहे हैं, जातिवाद ज़्यादा हावी होता नजर आ रहा है। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में वो हमेशा जाति में एक मुद्दा रही, लेकिन इस बार थोड़ा सा एक चेंज ये देखने को मिल रहा है कि ये चुनाव शिवराज सिंधिया बनाम कमलनाथ हो गया है। तो जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी उनके लिए सभी हम भी जो जिक्र कर रहे हैं कि वो सिंधिया समर्थक है, हम ये नहीं कह रहे वो भाजपा नेता है। कांग्रेस की बात में कमलनाथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बाकी कोई नेता मैदान में दिख नहीं रहा। पूरी पसंद कमलनाथ के सर्वे ने करवाया, कमलनाथ ने टिकट बांटे और कमलनाथ ही उनका प्रचार कर रहे हैं, बाकी कोई नेता निकला नहीं है। यही कारण है कि बाकी सारे नेता अटके, क्योंकि सर कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग में अगर कमलनाथ चाहते हैं, कांग्रेस चाहती, तो प्रत्येक सीट पर एक बड़े नेता को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती थी, जैसा बीजेपी ने किया। हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो शायद नेता ना होते, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग के लिए कांग्रेस के बड़े नेता थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, अगर रामनिवास रावत की बात करिए आप, वो सिंधिया के कट्टर समर्थक थे, वो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका उपयोग आप कर सकते थे बेहतर, क्योंकि रावत वोट और गुजर वोट इस इलाके में बहुत ज़्यादा है। दूसरा, आपने जो SC ST की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो जो सुरेंद्र सिंह आपके कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका आप उपयोग कर सकते थे। इसके अलावा कई सारे कांग्रेस, बालेंद्र शुक्ल को आप लाए, जो कि माधवराव सिंधिया के बाल सखा थे एक ज़माने में, वो बीजेपी चले गए तो सिंधिया आए तो वो कांग्रेस में आ गए हैं, उनका उपयोग आप कर सकते थे, लेकिन उनका उपयोग जाहिरा तौर पे भी नहीं दिख रहा। पर्दे के पीछे आप कुछ करा रहे हैं तो पता नहीं, लेकिन चुनाव में चेहरा बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने केंद्र के चुनाव भी देखे, हमने राज्य के चुनाव भी देखे। बीजेपी का देखिए अब कैंपेन, कमलनाथ को उन्होंने आगे किया था पिछले चुनाव में, लेकिन बीजेपी ने कहा था कि माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। उन्होंने फोकस सिंधिया को किया था, क्योंकि उनको पता था कि सिंधिया ही वो चेहरा है जो बीजेपी की बाजी पलट सकता, और ये हुआ भी। तो अब कांग्रेस के पास चेहरों का अभाव इसलिए भी नजर आ रहा है कि जो चेहरे हैं उनका वो सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो एक बड़ा कारण मुझे लगता है जो कांग्रेस के पिछड़ने का ये भी है। तो सर इसका फेलियर कौन, AICC या PCC? देखिए, AICC और PCC एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कांग्रेस में, क्योंकि जो भी निर्णय होता है तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह तक, जब वो मुख्यमंत्री थे तब, अब नहीं है तब भी पूछिए, वो कहते हैं कि आला कमान फैसला करेगा। आला कमान कौन, ये किसी को पता नहीं, लेकिन ये सबको पता है कि आला कमान का मतलब है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। लेकिन ये इतने बड़े नेता हैं कि जब आप सर्वे करा रहे हो, जब आप अपनी पसंद के लोगों को टिकट दिला रहे हो, तो जाहिर तौर पर AICC नहीं, PCC इसके लिए फिलहाल तो जिम्मेदार है।
बिल्कुल, ये तो थे हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस को तैयारी करनी चाहिए थी। पहले ही कांग्रेस के पास चेहरों की कमी नहीं है, ये पीसीसी का फेलियर है और यही कारण है कि जिस तरह से प्रत्याशी केवल अकेले चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहीं चुनावी मैदान में नजर नहीं आ रही। वहीं बीजेपी की ओर से बात की जाए तो बीजेपी की ओर से पूरा संगठन प्रत्याशियों की मदद कर रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंडल स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। आमतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया छोटे कार्यकर्ता सम्मेलनों को शामिल भी नहीं होते हैं, संबोधित भी नहीं करते, लेकिन जब सिंधिया अपनी रणनीति बदल सकते हैं तो कांग्रेस भी अपनी रणनीति बदल कर अपने प्रत्याशियों को मजबूत कर सकती थी। पूनम जी, शुक्रिया वैभव जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, और साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी और एडिटर इन चीफ भटनागर जी, इन तीनों ने हमें ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों के बारे में बताया, किन किन मुद्दों पर वहां पर मुद्दे और जातिवाद, खास तौर से ये दो चीजें ऐसी हैं जहां इन दोनों चीजों को लेकर वोटिंग करती है जनता, अपना वोट डालती है। और इस बार जो है सिंधिया जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, सिंधिया भी लगातार जो है बूथ स्तर तक जा रहे हैं, लगातार सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं, जनता के बीच भी वो पहुंच रहे हैं। तो इस बार का जो उपचुनाव है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।